हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका जियोग्राफी का पेपर हुआ है भूगोल का, आज मैं वही आपका एक क्वेश्चन पेपर पूरा हल कराऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो या फिर बीएससी एजी के स्टूडेंट हो। अगर आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट था तो आप सबका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी सबका जो जियोग्राफी का पेपर है वो एक ही पेपर हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही पेपर हल करवाने वाला हूं। अगर आपने पेपर दिया है तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर्स मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि भूगोल में आपको 75 में से कितने नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो पेपर था वो आपका बाईलिंगुअल था, यानी कि आपका जो एग्जाम पेपर आया था वो दो लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आया था। तो मैं यहाँ पर हिंदी वाले पोर्शन से आपको हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है पहला। जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा था कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल रूपों का अध्ययन करती है? तो इसमें पहला ऑप्शन आया। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका मृदा भूगोल, दूसरा है भू आकृतिक विज्ञान, तीसरा है खगोलीय भूगोल और चौथा है भू भौतिकी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा दूसरा। तो यहाँ पर बहुत से दोस्तों ने पहला मतलब जो है ऑप्शन टिक किया होगा मृदा भूगोल, लेकिन वो आपका आंसर सही नहीं है, वो आपका आंसर गलत है। आपका जो दूसरा आंसर है भू आकृतिक विज्ञान, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे भौतिक भूगोल की यहाँ पे स्थलाकृति है, तो यहाँ से ये सीधा रिलेट करता है भू आकृतिक विज्ञान से। तो आप इस तरीके से भी अपना आंसर सही कर सकते थे। और अगले सवाल में ये पूछा है कि निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी, यानी कि निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में है कांट द्वारा, और दूसरे में लाप्लास द्वारा, तीसरे में मोल्टन द्वारा और चौथे में होयल द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका दूसरा, लाप्लास द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो निहारिका सिद्धांत था वो लाप्लास द्वारा दिया गया था, और जो कांट द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसे वायव्य राशि परिकल्पना कहते हैं। और मोल्टन का जो था, चैम्बरलिन एवं मोल्टन का वो था ग्रहाणु परिकल्पना। और होयल तथा लिटिल्टन द्वारा नवतारा सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में जो आपका चौथा है उसमें ये पूछा है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो है आपका सूर्य। सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। और पांचवें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सौर मंडल का बृहत्तम ग्रह, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो दोस्तों, ये आपको पता होगा क्योंकि आप 6, 7, 8 से ये पढ़ते आ रहे हो। तो इसका उत्तर है आपका जो है वो है बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति जो है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका शनि, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, और उसके बाद में 5वें नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारी प्यारी पृथ्वी। और आप यहाँ पे 6वें क्वेश्चन में देखेंगे, इस 6वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुए? तो यह आपका 6वें क्वेश्चन का जो उत्तर है वह है आपका पहला। पूरा जैविक कल्प में आपका जो है पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन प्रकट हुए थे। और 7वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भूवैज्ञानिक समय मापनी पर सबसे छोटा विभाग है। तो यहाँ पे आपका जो है उत्तर होगा तीसरा, यानी कि युगांतर जो है आपका भूवैज्ञानिक मापनी का सबसे छोटा पार्ट है। और अगले क्वेश्चन में आपका ये पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो पहले ऑप्शन में ये पूछा है कि सिलिका एवं एल्यूमिनियम, और यहाँ पे दूसरे में पूछा है सिलिका एवं मैग्नीशियम, तीसरे में पूछा है बेसाल्ट व सिलिका, और चौथे में पूछा है कि आपका निकिल व लोहा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका चौथा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए आपका आंतरिक परत पूछा है। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, निफे। जो सियाल है वो आपका बाहरी परत है, और सियाल में आपका सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और जो दूसरा बीच की परत है सीमा, सीमा में आपका जो है वो उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दूसरा भी सही होगा। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है वो है निफे। निफे जो है आपका वो आपका निकिल और लोहे से बना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, निफे की स्पेलिंग है NiFe, और यहाँ पे Ni से निकिल होता है और Fe से फेरस। फेरस मतलब आपका हो जाता है लोहा। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और आप यहाँ पे देखिए 9वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और तो दोस्तों बहुत से लोगों ने ये मारा होगा चौथा ऑप्शन सही मारा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथे ऑप्शन में ये पूछा है कि 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जो ये आपका घनत्व दिया गया है डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है क्रोड, उसका घनत्व दिया गया है। तो जो संपूर्ण पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी है वो है आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 10वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को व्याख्यात करता है, तो इसका जो है आपका है उत्तर दूसरा है सही है। दूसरा उत्तर है आपका क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, तो यही आपका सही है। और उसके अगले वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसका जो है उत्तर है वो है आपका दूसरा, सीमा में आपका जो है वो बेसाल्ट चट्टानें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि 12वें में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो यंत्र जो उपकरण प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। और यहाँ पे आपका जो है 13वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन आर्थर होम्स, दूसरा है स्टीयर्स, तीसरा डटन और चौथा है प्राट। तो आपका जो है 13वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, डटन जी ने जो है भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और 14वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो भाग जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, यह किसने कहा, तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका डटन जी ने कहा था। डटन का ये जो सिद्धांत दिया गया था आपका उसी में है आपका, मतलब ये लाइन कही गई है, उसी सिद्धांत की ये लाइनें ली गई हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। और यहाँ पे 15वें में ये पूछा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो है 15वें का करेक्ट आंसर है वो है वेगनर ने। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रतिस्थापन सिद्धांत। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन है ट्रूजो विल्सन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि भूकंप एक शक्ति है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यह भरना है जो आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो है आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है कि भूकंप जो है आपकी आकस्मिक अंतर्जातीय शक्ति है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, तो यह ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अधिकेंद्र जो है यही, मतलब भूकंप अधिकेंद्र जो है यही धरातल का ऐसा बिंदु है जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है। और 19वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपी लहरें हैं, तो आपका ऑप्शन जो है पी तरंगे है। अब पी मतलब प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक तरंगे आपकी हैं जो सबसे तीव्र गति की होती हैं। और 20वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति कहलाती है, तो इसका जो है आपका है करेक्ट आंसर है वो आपका है फैकोलिथ। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपना आंसर मैच कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यहाँ पे आप 21वें में देखेंगे, 21वें में ये पूछा है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपका जो है परतदार चट्टानें हैं, ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। और आप यहाँ पे 22वें में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान कायांतरित नहीं है, यानी कि आपका जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनके अंतर्गत इनमें से कौन सी चट्टान नहीं आती। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं संगमरमर है जो आपका वो है कायांतरित चट्टान, शिस्ट भी है, नीस भी है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है ग्रेनाइट। आपका जो है ग्रेनाइट है वो है आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आता है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर है ग्रेनाइट। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बताया कि ग्रेनाइट जो है आपकी वो है आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती है, तो आप यहाँ पे ग्रेनाइट वाला ही टिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका ग्रेनाइट सही है, ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती है, तो यह परतदार चट्टानों के अंतर्गत नहीं है। और 24वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपनति किसका परिणाम है, भ्रंश, संवलन, वलन, और यहाँ पे पूछा है नापे। तो आपका करेक्ट आंसर है वलन। वलन में ही अपनति अवनति बनता है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 25वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति भ्रंश से संबंधित है, ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत, हार्स्ट, ग्रोबेन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका तीनों आकृति जो है आपकी जो भी आपके भू आकृति बनती है तीनों, ब्लॉक, हार्स्ट और ग्राबेन, ये तीनों भ्रंश से ही बनता है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
और 26वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो है अपक्षय, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं, और अपक्षय के बाद जब चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाती हैं, उन्हें जब नदी, हवा, वायु और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, भूमिगत जल, हिमानी, उन्हें बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो उन्हें अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 27वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपरदन चक्र की विचारधारा का जन्मदाता था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो है आपका डेविस WM। तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि आपने इनका जो अपरदन चक्र है वो बहुत फेमस है, डेविस का अपरदन चक्र संकल्पना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जो है आपका पेंक, दूसरा है डेविस, तीसरा है हट्टन और चौथा है होम्स। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है दूसरा डेविस। डेविस ने ये कहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 29वां हमें ये पूछा है कि अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है। तो यहाँ पे पहले में है नदी, दूसरे में है सागर, तीसरे में है वायु, चौथे में है ताप। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, ताप जो है आपका अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है। जो नदी है आपका अपक्षय नहीं करती, वो अपरदन का कार्य करती है। अपक्षय से जब चट्टानें टूट जाती हैं तो नदी उन्हें अपने साथ बहा ले जाती है। सागर यानी कि लहरें, लहरों से भी, समुद्री लहरों से भी अपरदन होता है। और उसके बाद में वायु जो है वो वायु भी आपका अपरदन का कार्य करती है। जो ताप है, ताप से अपक्षय होता है। सूर्य की किरणों से जब चट्टानें फैलती हैं और उसके बाद में जब ठंडा मौसम आता है तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें ताप के प्रभाव से टूट जाती हैं और जो अपक्षय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे 30वें में देखेंगे कि 30वें में ये पूछा है कि नदी की युवावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नहीं होता। तो आपका जो है वो है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, एस्चुरी, नदी का मुहाना। यह आपका नदी के युवावस्था के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो आपका है गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, ये नदी के युवावस्था में निर्मित होते हैं। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि जाली नुमा अपवाह प्रणाली में सम्मिलित है अनुवर्ती जलधारा, परवर्ती जलधारा, प्रत्यानुवर्ती जलधारा, और यहाँ पे चौथा है उपयुक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि आरी अथवा उपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली का विकास मुख्यतः होता है ज्वालामुखी पर्वत पर, मैदानों में, मरुस्थलों में, घाटियों में। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पहला, ज्वालामुखी पर्वत पर आरी अथवा उपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली का विकास मुख्यतः होता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा है नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति कहलाती है डेल्टा, विसर्पण, गोखुर झील, गार्ज। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका गार्ज। गार्ज जो है नदी के युवावस्था में बनता है। जो डेल्टा है वो आपका नदी के वृद्धावस्था में बनता है। और विसर्पण, गोखुर झील ये आपके नदी की प्रौढ़ावस्था में बनता है। मैदानी भागों में विसर्पण और गोखुर झील का निर्माण होता है। और जो डेल्टा है, जब नदी मतलब किसी समुद्र में गिरती है तब वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि आपका नदी की वृद्धावस्था में डेल्टा बनता है। और यहाँ पे जो बचता है आपका ऑप्शन चौथा, तो गार्ज जो है नदी के युवावस्था में बनता है। और यहाँ पे 34वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है जलप्रपात, दूसरा है गोखुर झील, तीसरा है बरखान, चौथा है वी आकार की घाटी। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका बरखान। बरखान जो है आपका हवा से बनता है। ये वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, वायु के अपरदन से मतलब बरखान निर्मित होता है। जलप्रपात तो नदी से निर्मित होता है, गोखुर झील भी नदी से निर्मित होता है, और वी आकार की घाटी भी नदी ही बनाती है। तो बरखान यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। और 35वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भूमिगत जल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो है वो है लैपीज। लैपीज जो है आपका मतलब भूमिगत जल से ये बनता है लैपीज। और आपका यहाँ पे जो बरखान है वो हवा से बनता है, पुलिन जो है आपका समुद्री लहरों से बनता है। तो यहाँ पे लैपीज जो है वो है आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में ये पूछा है कि कार्स्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो पहला ऑप्शन है यूगोस्लाविया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है मैक्सिको, चौथा है चीन। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च उदाहरण मिलता है वो है यूगोस्लाविया में मिलता है। और यहाँ पे फ्रांस में भी पाया जाता है, लेकिन फ्रांस में उतना ज़्यादा नहीं पाया जितना ज़्यादा और जितना अच्छा उदाहरण मतलब यूगोस्लाविया में कार्स्ट स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि यारडंग बनने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका जो है वो है पहला आपका है करेक्ट है, हवा के अपरदन से यारडंग बनता है। और जो आपका ज्यूगेन है वो भी हवा के अपरदन से ही बनता है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो है
38वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहे जाते हैं। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका बरखान, क्योंकि बरखान जो है आपका इस अर्धचंद्राकार शेप का होता है, ऐसे आपका होता है। और उसके बाद में जो है आपका इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग तो स्फीयर का मतलब गोले के आकार का होता है, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद में तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे 39वें में ये पूछा है कि जो आकार की घाटी बनती है हिमानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, चूना पत्थर में, बाढ़ क्षेत्र में। तो इसका जो है आपका पहला ऑप्शन है वो है करेक्ट, हिमानी क्षेत्र में। और हिमनद जब मतलब पिघलता है, वो फिसलता है, तभी वो आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और 40वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के जमाव कार्य से निर्मित हुई है। तो पहले ऑप्शन में आपको ये दिया है कि पार्श्विक अथवा तटतीय हिमोड़, दूसरे में ये पूछा है मध्यवर्ती हिमोड़, तीसरे में पूछा है ड्रमलिन, चौथे में पूछा है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही स्थलाकृतियां जो है हिमानी के निक्षेपण से बनती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो है चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 41वें में ये पूछा है कि जो रिया है वो किसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, निमज्जित उच्च भूमि तट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उसके बाद में 42वें में ये पूछा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो यहाँ पे बाह्य मंडल आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल के बाद आपका मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल आता है, ओजोन मंडल के बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद बाह्य मंडल आता है। तो जो है आपका बाह्य मंडल कि मतलब वायुमंडल जो है आपका ऊपरी परत है। और वायुमंडल के कुछ मतलब ऊंचाई के बाद आपका जो है वायुमंडल समाप्त हो जाता है, और वहां से तब अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, बाय स्पेस। और यहाँ पे 43वें में ये देखेंगे आपको ये दिया गया है कि क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी उस औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 12 किलोमीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन ध्रुव पर जो है इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर हो जाती है। और 44वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा कहलाती है। तो है आपका सूर्याताप, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को सूर्याताप कहते हैं और सौर्याभिताप भी कहते हैं। और 45वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रति किलोमीटर तापमान की औसत सामान्य ह्रास दर निर्दिष्ट कीजिए। तो ये है आपका जो है करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो है ह्रास होता है तापमान का प्रति किलोमीटर पर। तो यह आपका दूसरा जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। और 46वें में ये पूछा है कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो यहाँ पर जो 46वें क्वेश्चन में है उसमें भी आपका 4 ऑप्शन है। इसमें ये पूछा है कि ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मीसोपाज, थर्मोपाज। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा आंसर है मीसोपाज, ये आपका करेक्ट है। यहाँ मतलब वायुमंडल की इसी परत में आपका जो है तापमान जो है मिनिमम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे 47वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि 47वां क्वेश्चन आपका बहुत इजी दिया है, ये तो आप सभी को तो हमेशा से ही आता होगा। इसमें ये पूछा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा है। तो इसमें ये पूछा है कि पहला है 25%, दूसरा है 21%, और तीसरा है 40%, और चौथा है 78%। तो यहाँ पे आपका 21% जो है आपका करेक्ट आंसर है। बाकी का जो 78% है ये नाइट्रोजन का है, और बाकी की जो अदर गैसेज बचती हैं 1% में, उनमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आ जाता है। और 48वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मौसम, यानी कि मौसम ही है जो आपका क्षण क्षण में बदलता है, और ये आपका वायुमंडल की अल्पकालीन दशा का ही परिणाम है। आपका जो जलवायु होता है वो लंबे समय तक चलता है। और आप यहाँ पे देखेंगे 49वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि पृथ्वी पर सागर तल का औसत वायुदाब है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1013.25 मिलीबार है। और 50वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों का विस्तार है। तो पहला ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है, 30 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी कि भूमध्य रेखा से 30 से 40 डिग्री इधर और 30 से 40 डिग्री इधर उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटियों का विस्तार है। आपका जो है भूमध्य रेखा वो बीच में पाया जाता है, इसे 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है मतलब 51 नंबर का, उसमें ये पूछा है कि चिनूक हवाएं पाई जाती हैं। तो जो आपकी चिनूक हवाएं हैं वो आपकी उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच चलती हैं, यानी कि आप जब उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप देखेंगे तो सबसे ऊपर कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी सिरा है यहाँ आपका लाई करता है, उसके बाद में यहाँ पे जो कनाडा है उसके बॉर्डर। तो जो चिनूक हवाएं होती हैं वो इसी उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच चलती हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि वायुदाब किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है कि समदाब रेखाओं द्वारा।
और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें ये पूछा है कि वायु राशि एक विस्तृत वायुपुंज होती है जिसके भौतिक गुणों विशेषकर तापमान, आर्द्रता की मात्रा तथा तापमान दर में सैकड़ों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप में लगभग समरूपता होती है। वायु राशि की यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 53वें क्वेश्चन का, वो है आपका पहला, स्ट्रालर एन ने दी थी ये परिभाषा। और आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो 54वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, यानी कि वायु राशियों का आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा नहीं है? पहला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दूसरा है मानसूनी क्षेत्र, तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और चौथा है ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप 55वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा है कि सीटी वायु राशियां हैं, तो इसमें जो चौथे चारों ऑप्शन में से जो है आपका 55वें में से वो है आपका पहला करेक्ट हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय राशियां हैं, यानी कि जो आपकी सीटी है वो आपका उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियां हैं। तो पहला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और 56वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि चक्रवातों की मुख्य विशेषता क्या है? हवाओं की चक्रीय गति होना, केंद्र में निम्न वायुदाब एवं बाहर की ओर उच्च वायुदाब का बढ़ना, या फिर जो तीसरा ऑप्शन है उसमें यह दिया है कि केंद्र में उच्च दाब एवं बाहर की ओर वायुदाब का घटना। तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा 56वें क्वेश्चन का। तो 57वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं उनमें हवाओं की दिशा आपकी होती है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब आपकी घड़ी की सुई जो होती है वो क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध के जो चक्रवात होते हैं उनमें हवाओं की दिशा काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत ऐसे चलती हैं हवाएं वहाँ पे। और आपका 58वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी निश्चित तापमान पर वायु की वास्तविक आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। तो आपका जो है यह सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 59वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि संघनन का रूप नहीं है, यानी कि इनमें से जो चारों ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा जो है वो संघनन का रूप नहीं है। पहला है बादल, दूसरा वर्षा, तीसरा कोहरा, चौथा तड़ित। यहाँ पर जो चौथा आंसर है वो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बादल भी आपका संघनन का रूप है, वर्षा भी आपका संघनन का रूप है, कोहरा भी आपका संघनन का रूप है। और उसके बाद में ये पूछा है कि 60वें क्वेश्चन में कि एल नीनो है, तो यहाँ पे एल नीनो जो है आपका वो है एक गर्म सागरीय जलधारा। जो आपका एल नीनो है ये इस समय बहुत चर्चे में मतलब है ये, क्योंकि मतलब जो आपके जलवायु पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे। और जो 61वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि प्रवाल भित्तियां अधिकांशतः कहाँ पाई जाती हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। और 62वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है क्या कहलाता है। तो यह आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। और यहाँ पे 63वें में ये पूछा है कि प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। तो यहाँ पे जो है आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो प्रशांत महासागर की औसत गहराई है वो है कुछ 3800 कुछ मीटर के आसपास। तो यहाँ पे अब रेंज देखेंगे कि 3800 के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि चौथा ऑप्शन 3920 मीटर, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा। और 64वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है। तो जो है आपका पहला ऑप्शन है वो है आपका करेक्ट, हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर के जल का तापमान सबसे अधिक है। तो यह जो है आपका उत्तर होगा पहला, प्रशांत महासागर जो है वो आपका वार्मेस्ट ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर का जो जल है वो सबसे अधिक गर्म रहता है। और आप यहाँ पे देखेंगे 66वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे अधिक लवणता है। तो आपका है जो दूसरा ऑप्शन मृत सागर, डेड सी, ये आपका करेक्ट है। आप लोगों को पता ही होगा कि मृत सागर में कोई भी चीज़ नहीं डूबती, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं डूब सकते, क्योंकि वहाँ पे जो मृत सागर का पानी है उसमें नमक की इतनी मात्रा घुली है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लवणता बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ कोई चीज़ नहीं डूबती। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरों में लवणता जो है वो आपकी, तो यहाँ पे आप देखेंगे घटती है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद आगे आपका 68वां क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो आपकी जो फ्लोरिडा की धारा है वो आपकी गर्म धारा है। और जो आपका फ्लोरिडा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मतलब है तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है। तो फ्लोरिडा के नाम पर ही इस धारा का नाम रखा गया है, फ्लोरिडा की धारा। और
69वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्थिर तरंग सिद्धांत थ्योरी जो आपका स्टेशनरी वेव थ्योरी है वह किसकी उत्पत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है स्टेशनरी वेव थ्योरी। और उसके बाद में ये पूछा है कि 70वें में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाते हैं। तो आपका जो है वो प्रेरी कहलाते हैं। जो दूसरा है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे दिया है स्टेपी है जो आपका वो अफ्रीका में अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। और उसके बाद में जो है आपका पैम्पास जो है वो दक्षिणी अमेरिका में कहा जाता है। स्टेपी जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। और प्रेरी आपका अमेरिका में कहा जाता है। और 71वें में ये पूछा है कि किसने विश्व को प्राणी देशों में विभाजित किया। तो यहाँ पर है कि तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। AR बलास ने मतलब विश्व को प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया था। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन वर्ग समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि मतलब जो तीन दिया इनमें से तीनों में से डिफरेंट कौन है, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जीवन चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ आपका जो है तीसरा ऑप्शन जीवन चक्र ये सब मतलब डिफरेंट है इन सबसे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे जो 73वां क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जीवोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन जैवमंडल ये करेक्ट ऑप्शन है। आपका जो जैवमंडल है इसमें जैवमंडल में आपका जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों आते हैं। तो यहाँ पर जैवमंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी का। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पे जो आपका इस समय लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। ये आपका है तो नीलगिरी में भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों अगर आप सबने अपना आंसर मैच किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना आंसर्स मैच कर लें। तो दोस्तों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।